आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के अनसॉल्व का सेट 2 करेंगे और सेट 2 के हम सब पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये जो है आपका यूपी बोर्ड के लिए अनसॉल्व है और यूपी बोर्ड के लिए अनसॉल्व है और 2025 के लिए। ठीक है, और हम सब जो है सेट 1 कर चुके हैं। आप सबको पता है कि नहीं पता है? पता है ना। और सेट 1 का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। ठीक है, तो आते हैं सेट 2 को हम सब करते हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अनसॉल्व को जो है सॉल्व करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस बच्चे का अनसॉल्व अगर सब सोल्यूशन अगर इसके हिंदी का अगर सभी जितने 7 सेट हैं 2024 का, ठीक है, सातों सेटों को अगर जो बच्चा सॉल्व कर लेता है, जो स्टूडेंट, वो तो कंफर्म है कि उसका जो है 100 में 100 नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, अगर चैप्टर वाइज करना है तैयारी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अनसॉल्व को क्लियर कर लीजिए। अनसॉल्व को जैसे आप क्लियर करेंगे आपका जो है 100 में 100% सभी प्रश्न फंस जाएंगे। ये जो है हिंदी है, मैथ नहीं है। ठीक है, हिंदी है। अगर आप 7 सेट है इसमें 2024 का, अगर सातों सेटों को अगर तैयार कर लिए ना तो आप कितना बेहतर कोई नहीं तैयार किया, इतना समझ जाइएगा। ठीक है, तो सेट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके देख लीजिए। अगर नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझ में आएगा, आपको जो है व्हाट्सअप नंबर हम प्रोवाइड किए हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर आ जाना है और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, सर हमको हिंदी के अनसॉल्व का लिंक चाहिए था। ठीक है, इतना मैसेज कर दीजिएगा या आप वॉइस रिकॉर्ड भेज दीजिएगा हमारे पास, आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, लिंक दे दिया जाएगा, क्लिक करके सेट 1 सेट 2 सेट 3 सभी देख पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, और बहुत ही बेहतर से हम सब सोल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं है वैसे ही डायरेक्ट करते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न तो शॉर्ट फॉर्म में करना है और इसका बहुविकल्पीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, सबको तैयार कर लीजिएगा। आते हैं, देख लीजिए सेट 2 है आपका और हिंदी का अनसॉल्व है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, हिंदी का अनसॉल्व है। ऐसा मत समझिएगा कि जो मैथ का सर अनसॉल्व कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैथ का नहीं, ये जो है हिंदी का है। तो देखिए पढ़िए, खंड अ में क्या दिया, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और जब सेट 1 हमने किए थे तो उसमें निर्देश हम सब पढ़ चुके थे, इसमें निर्देश पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लू पेन ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इसमें जो है ब्लैक से लिखा हुआ है और हम सब ब्लू से करेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एक बार रुकिए, 1 सेकेंड, पेन कहाँ गया हमारा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं और नजदीक कर दें। क्या दिखाई दे रहा है आप सबको? नहीं ना, सही कह रहे हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा था, बट आप लोग बता नहीं रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अब तो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पहला क्या है आपका, शुक्ल युग्नी के लेखक है। शुक्ल युग्नी के लेखक कौन है? थोड़ा सा हम जूम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे करेंगे ना तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, हमें आशा है। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दिखाई दे रहा ना। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए क्या है, शुक्ल युग्नी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी, नहीं गलत, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल सदल मिश्र। तो शुक्ल युग्नी के लेखक कौन है इनमें से, आप बता सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, आप सब जो है लाइव हैं तो कैसे बताएंगे, तो हमको ही बताना पड़ेगा। शुक्ल युग्नी के जो लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है और 1 अंक आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, गुनाहों के देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, क्या है इसमें से ऑप्शन? तो आपका जो गुनाहों का देवता रचना की विधा जो है उपन्यास है। क्या है आपका? उपन्यास। इस पे जो है
टिक लगा लेना है। और बहुविकल्पीय जो है आपको OMR सीट दिया जाएगा, और हम बताए हुए हैं कैसे भरना है, नहीं देखे है ना, तो हम और बता देंगे किसी को, जब मॉडल पेपर एक दिन कराएंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। आप सब मॉडल पेपर देखेंगे तो तुरंत पा जाएंगे, अनसॉल्व में ही बता देते हैं, ऐसा नहीं लास्ट में इसी में हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ये 2 हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन 3 देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली इंदुमती। इसमें से कौन सा सही है? तीसरा का किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है ये भी गलत है। दुलाई वाली भी गलत है। इंदुमती जो सही है, याद कर लीजिएगा बिल्कुल बेहतर से। किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है इंदुमती है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, पता है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? नहीं ना, आज आप सब जान जाएंगे ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है कौन है। जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। सब में से कौन से सही है? तो ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं कौन? मतलब इसको कौन से जो है, किसने इसमें से कौन से लिखे थे इसको? इसके जो निबंधकार है, रचनाकार हैं, ठीक है। तो संस्कृत और सभ्यता के निबंधकार है रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और ये डॉक्टर नागेंद्र। इसमें से कौन से सही है, बता सकते हैं? तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। संस्कृत और सभ्यता के निबंध के निबंधकार जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वें को आप देख सकते हैं, क्या है? भाव विलास के रचयिता हैं, कौन है? भाव विलास के रचयिता भूषण केशव मतिराम देव। जो भाव विलास के रचयिता हैं वो है देव। कौन है? देव जी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। रीति मुक्त जो है काव्य धारा की, इसमें से क्या है? रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। इनमें से कौन सा सही है? तो आपका जो रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है वो है सुजान सागर। क्या है? सुजान सागर, बिल्कुल अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन अनसॉल्व में है सबको तैयार कर लीजिएगा, और जो है बहुत बहुत बेहतर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सभी 7 सेट को हम सॉल्व कराएंगे 2024 में जो आपका बना हुआ था पेपर, ये सब रियल पेपर है आपका। इसका कोड आप देख सकते हैं HB है, याद कर लीजिएगा, 801 HB है सेट 2 का कोड, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्या 8वां हो गया? नहीं, दूसरा सप्तक का प्रकाश वर्ष है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। दूसरा सप्तक का प्रकाश वर्ष है 1943, 1951, 1979, 1985। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका इसमें से 1951 सही है। दूसरा सप्तक का प्रकाश वर्ष है जो है 1951 है, ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। प्रगतिवाद युग के कवि हैं, प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, या प्रभाकर माचवे, या नरेश मेहता, या जगदीश गुप्त। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। हम आपको कैसे टिक लगा दें ताकि बेहतर रहे, सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तैयार हो जाएगा। अब आते हैं महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना त्रिधारा, बीड़ा, पथ के साथी, गुंजन। इनमें से कौन सा सही है? त्रिधारा तो है नहीं, बीड़ा तो है नहीं, पथ के साथी, यही जो है महादेवी
जी का रचना है पथ के साथी, ठीक है। और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, गुंजन, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो विंध्य के वासी उदास तपोव्रतधारी महाबिनु, अच्छे से पढ़िए, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब तो दिखाई दे रहा होगा। महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रचना है? तो इसमें कौन सा रस है, सॉरी रचना नहीं, कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। कौन सा है? हास्य रस है। तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो इसमें देखिए जहां उपमेय में उपमा की समानता प्रकट की जाए वो अलंकार उपमा ही तो होगा ना। सही है, उपमा ही तो होगा ना, बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देख सकते हैं आप सब, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11, 16, 12, 13, 13 मात्राएं होती हैं। ये तो सबको पता होगा, इतना नॉर्मल क्वेश्चन। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं 13 होती है। हम जब क्लास 10th में पढ़े थे हमको तब से याद है ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। किसको नहीं पता है? इतना आसान। अपव्यय शब्द में उपसर्ग क्या है ये नहीं पता है? अ, उप, अप, अधि, इतना नहीं पता है तो क्या करेंगे? अप क्या कहा? अप व्यय शब्द में उपसर्ग जो है अप ही तो है। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। किसको किसको नहीं पता था? जिसको नहीं पता था, हिंदी नहीं तैयार है और अच्छे से करिए, ठीक है। माता पिता में समास है भाई साहब। माता पिता में जो समास है वो क्या? कर्म धाराए गलत, द्विगु नहीं, बहुब्री नहीं, ये द्वंद्व। माता पिता में जो समास होता है द्वंद्व होता है, ठीक है। समुद्र शब्द की पर्यायवाची शब्द है। किसको नहीं पता है भाई साहब? ठीक है, समुद्र शब्द की पर्यायवाची शब्द क्या है? किसको किसको नहीं पता है? सागर गलत है, समुद्र शब्द का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। परावरा गलत, ये भी है क्या? परावरा, हाँ ये भी तो गलत है। महिपति, ये तो सही है, महिपति होती है। समुद्र की जो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द महिपत होती है, ये भी गलत हो जाएगा। जलद भी गलत हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए, बिल्कुल बेहतर से। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हमको लगे कोई कहेगा सागर होगा, नहीं नहीं सागर नहीं होगा, पर ये कोई जलद ही समझेगा, बट महिपति होती है समुद्र शब्द का पर्यायवाची। सही है। 100 और क्वेश्चन नंबर 17, 100 का तत्सम शब्द है। सत, सौ, सत, इनमें से कोई नहीं। 100 का जो तत्सम शब्द है वो सत है, बट बड़ा स जिसमें रहेगा उसमें देखिए जो बड़ा स है सत, ये नहीं छोट सौ, ये नहीं, ये वाला स सत कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। जिसमें बड़ा स रहेगा वो 100 शब्द क्या? 100 का तत्सम शब्द है जो सत है, बड़ा स होना चाहिए, ठीक है। तोसम में विभक्ति और वचन है। तोसम में विभक्ति और वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, सब क्या? सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्टमी विभक्ति बहुवचन। तो षष्टमी विभक्ति बहुवचन ही होता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन गलत हो जाएगा। तोसम में विभक्ति के और वचन जो होता है षष्टमी। क्वेश्चन नंबर जो है ये जो है ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। एक या तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है क्या? कर्तृवाच्य, भावावाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो भावावाच्य तो है, ठीक है, भाववाच्य है, ठीक है। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है भाववाच्य। ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप सबको? बेहतर से दिखाई दे रहा है या वैसे ही कह रहे हैं कि हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। नहीं तो हम नज़दीक कर दिए होते और नज़दीक कर दिए होते, ठीक है। अब बेहतर से दिखाई दे रहा है, हमको लग रहा है ऐसा, पहले से ही ऐसा कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं। आप देख सकते, आपको जो है PDF दिया जाता है भाई साहब, लास्ट में बताएंगे कहाँ पर मिलेगा,
ठीक है। विकारी पद नहीं है, विकारी जो है पद नहीं है। ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन ए में गाय, बी सभा, डी सी प्रतिदिन रमेश। कौन सा सही है? विकारी पद नहीं है, विकारी पद नहीं है, प्रतिदिन, प्रतिदिन सही ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए, अब जब इतना बहुविकल्पीय प्रश्न आप बोर्ड एग्जाम में कर लेंगे भाई साहब, तो आपको खंड ब पर आना रहेगा। आप खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न करने रहेंगे। अब पहले तो एक गद्यांश दिया जाता है, दो गद्यांश दिए जाते हैं, एक ऐसे करके देता है, एक ऐसे करके। बस इसमें क और ख दिया है ना, ये आपको नहीं दिया रहता है। क ख वो काटना नहीं चाहिए था हमको। ये आपको क ख करके नहीं दिया रहेगा, ऐसे ही डायरेक्ट दे देगा, अथवा करके ऐसे दे देगा, ठीक है। इनमें से आपको एक ही करना रहता है। क्या करना रहता है? एक ही। जैसे पढ़िए, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और एक प्रश्न पर 2 अंक 2 अंक 2 अंक, यानी 3 प्रश्न दिए रहते हैं। इस प्रश्न पर 2 अंक रहता है, इस प्रश्न पर 2 अंक और इस प्रश्न पर 2 अंक, सही है। तीनों प्रश्नों पर 2-2 अंक रहते हैं, ठीक है। और बच्चे ज्यादातर परेशान हो जाते हैं गद्यांश पर रेखांकित अंश की व्याख्या करने में ही। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, उसको अगर आप लोग बनाकर भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही अंक ना, काटेगा ही नहीं एग्जामिनर। बट आपका जो है 2 अंक तो सही होना चाहिए, ए वाला प्रश्न। और ये जो दिया है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ज्यादातर दूसरे यानी पहला दूसरा रहता है, बस इसमें अनसॉल्व में तीसरा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो तो है समझना है ना, सिर्फ आपको जिस नंबर पर देगा उस नंबर पर आंसर डालकर लिख देना है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करें, ये भी हम सब इसी वीडियो में सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। इसके पहले का वीडियो जो है 1 से 2-3 घंटे का है, 3 घंटे से थोड़ा सा कम है, बट उस पर जो है बच्चे सपोर्ट नहीं किए हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा रहता है तो आप सब देखते भी नहीं हैं और सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो रहेगा 1 घंटे से ज़्यादा रहेगा, बस 2-3 घंटे का नहीं रहेगा, क्योंकि आप सब देखते ही नहीं पूरा है, ठीक है। अगर सपोर्ट रहता आप सबका तो और भी लंबा हम वीडियो देते हैं। देखिए, आपको जो अनसॉल्व को करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जितने क्वेश्चन है कह दिए एक बार ना, अगर तैयार कर लिए तो आपका 100 में 100% तैयार हो गया। 7 सेट को अगर तैयार कर दिए तो तैयार हो गया। आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, अगर आपको विश्वास है हमारे ऊपर तो। बट सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए, ऐसा नहीं है वैसे ही तैयार रहेगा तो हम पास करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए कि आएगा तो हम करके आ जाएंगे। तब आपका 7 सेट अगर हो मिल जाएगा, जाएंगे करके तो 100 में 100% करके आ जाएंगे, दिक्कत होगा ही नहीं, सब फंस जाएगा क्वेश्चन इसी के अंदर से ही, ठीक है। 70 में 70 अंक करके आएंगे अगर पूरा 10 7 सेटों को अच्छे से कर लेंगे। और हिंदी में हम बहुत कुछ कराएंगे, ये नहीं अभी मॉडल पेपर भी कराएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर नहीं करवाते बट कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मॉडल पेपर भी अभी करवाएंगे, और ये तो अनसॉल्व तो करवाएंगे ही करवाएंगे आप सबसे। और आप सबको करना है, सपोर्ट भी करना है। अगर जो बच्चे नहीं करेंगे बहुत पछताएंगे, ये भी कह दिए हम, ठीक है। अनसॉल्व को कितना जरूरी है सॉल्व करना हम पहले ही बता चुके हैं। तो सॉल्व करिए और एमएमके स्टडी क्लासेज के माध्यम से द्वारा करेंगे तो सबसे बेहतर करेंगे। हम एक बार नहीं कई बार कहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से आपका तैयारी कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो को, किस लेवल से आपको तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। इस वाले को हम सब सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आपको लिखना है सब दिखाते हैं, और पीडीएफ बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने पेश करना है, उसका आंसर सब लिख कर रख दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। देख लीजिए भाई साहब किस तरीके से करना है, बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। खंड ब डालिएगा, वर्णनात्मक प्रश्न, स्केच कुछ नहीं ले जाना। ऐसा नहीं आप स्केच से मोटा हेडिंग डालेंगे तभी चलेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए पेन से हम किस तरीके से लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21 आप डालेंगे, ठीक है। क्या किए, पहले खंड ब लिखे हैं, वर्णनात्मक प्रश्न लिखे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 21 हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना।
अब देखिए, अब थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि आप किस गद्यांश को कर रहे हैं। किसको हिंट देना है? एग्जामिनर को हिंट देना है। तो हमने लिख दिया यह एक नैतिक, हमने ये यहीं से लिखा यह एक नैतिक डॉट 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 करके यहाँ तक लास्ट में लिख दिए अहिंसा का है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर देखिए अहिंसा का है। तो एग्जामिनर जो है समझ जाएगा इन दो गद्यांशों में से, एक गद्यांश यहाँ पर दिया, एक गद्यांश यहाँ पर दिया है, तो इन दोनों गद्यांशों में से कौन सा बच्चा यानी कौन सा जो स्टूडेंट किया है एग्जामिनर को जो है पता चल जाएगा। इतना हिंट दे दिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 अंक का ये प्रश्न है। ठीक है, तो उपर्युक्त जो गद्यांश है, ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़िए। एक नैतिक और क्या है? आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिनसे अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। ठीक है, सत्य और अहिंसा का है। बिल्कुल इसको पढ़ लेना बेहतर से। और ये हमें पता है किस गद्यांश किस पाठ से दिया गया और इसके लेखक कौन है। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप सब सीख जाइए। यहाँ पर पहले तो पहला हेडिंग क्या? उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो इसका जो है इतना ही करने पर 2 अंक मिल जाए। क्यों ना आप सब करें, बहुत ही जरूरी है करना। ठीक है, पहले तो लिखेंगे पहले का उत्तर, उसके बाद संदर्भ। ठीक है, मतलब प्रश्न नंबर 21 के पहले का उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर भी 21 लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 21 लिख सकते हैं। 21 यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट इसके नीचे ही डायरेक्ट लिखेंगे तो सही है। 21 का पहले का उत्तर जो है संदर्भ लिखें। क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, जो हाईलाइट किए उसको हाईलाइट यानी ब्लैक पेन से ही लिख देना है। गद्य खंड यानी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। याद हो जाएगा बिल्कुल। ये जो है आपका, इस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। जो है भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो है लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पता था कि आप सबको कि नहीं पता था? पता था तो बेहतर है। अगर नहीं पता है ना तो गलती है आपकी। गद्यांश इसका जो व्याख्या भले ही छोड़ दीजिए, बट आप संदर्भ मत छोड़िएगा। इतना छोटा सा करने पर आपको 2 अंक मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए उपर्युक्त गद्यांश का हमने संदर्भ लिख दिया, 2 अंक हमको मिल गया। अब क्या करना है? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है? इसको जब पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, इसी में आंसर रहता है एक और का। तो देखिए हम बता दे रहे हैं आपसे, मानव मात्र के लिए वर्तमान में सत्य और अहिंसा का अमरत्व आवश्यक हो गया। यहीं पर दिया है, देखिए यहाँ लिखे हैं मानव मात्र के लिए वर्तमान में। ठीक है, क्या लिखे हैं? वर्तमान में सत्य और, ये से देखिए सत्य और अहिंसा का अमरत्व आवश्यक हो गया है। सही है, इसी में आंसर रहता ही है। सही है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है 21 नंबर का। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये अक्सर करके दूसरा पर रहता है ये क्वेश्चन, बट इस वाले अनसॉल्व में तीसरा में दिया। हमको लगा कि कहीं पर किसी जिले में इस तरीके से आता है क्या पेपर, इसलिए हम करा दिए हैं। कोई कहीं पर आता होगा, बट यहाँ पर जहाँ से हम हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दूसरे पर ही रहता है ज़्यादातर, गद्यांश की व्याख्या करने के लिए। और सभी बच्चे इसी में ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब ये जो रेखांकित किया गया सिर्फ और सिर्फ उनकी व्याख्या करना है, पूरा नहीं व्याख्या करना रहता है। बट पूरा करते हैं तो भी बेहतर है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो भी बेहतर रहता है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं, जो रेखांकित अंश है सिर्फ और सिर्फ उसका। तो व्याख्या जो है इधर किए हुए हैं, ये पढ़ लिए। 2 क्वेश्चन हो गया। पीडीएफ लेना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, हम बता दिए। पीडीएफ नहीं रहेगा तैयार नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है,
अब देखिए व्याख्या किस तरीके से हुआ है। ये कहा है कि हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते भी देखा है। तो हमने व्याख्या देखिए किस तरीके से किया। तीसरा है ना, यहाँ पर डाल दीजिएगा 21 का तीसरा। अगर अलग पेज पर करेंगे, उस पेज पर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 21 डालने में क्या ही बुराई है। एग्जामिनर जैसे चेक करेगा कहेगा ये तो 21 के तीसरे का उत्तर है। सही है ना, समझ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था रेखांकित अंश की व्याख्या उत्तर डाल के, बट हमने नहीं लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम सबको पता चल गया कि किस लेखक ने लिखा है, तो उनका नाम ही डालेंगे पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए महात्मा गांधी जी के रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखा। सही है, प्रत्यक्ष रूप से देखा। महात्मा गांधी जी ने इस संस्कृति को अमरता प्रदान की है। ठीक है, इसके माध्यम से ही भारत को उसकी अमरता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप ने परतंत्रता के, ठीक है, परतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराश से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है। हमारी सुख चुकी हड्डियों को अमृत तत्व की समृद्धि दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है। सत्य और अहिंसा के तत्वों ने ही भारत को नव जीवन और ताजगी प्रदान की है। हो जाएगा, याद कर लेंगे इसको। 2 3 4 5 बार पढ़ लीजिएगा, इसका व्याख्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे ना, सही है। देख लीजिएगा। अगर देखिए अगर बिल्कुल नहीं आता है ना तो आपको कुछ बनाना ही पड़ेगा अपने से, बट इतना पहले लिखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र, जिसका भी अगर जिस लेखक का वो गद्यांश रहेगा उनका नाम डालिएगा, जिनका भी रहेगा ये आप लिख दीजिएगा। लेखक कहते हैं कि, ठीक है, और कुछ तो आप कर सकते हैं, ये नहीं कम से कम कुछ लंबा होना चाहिए। अगर जिनको कुछ नहीं आता है ना तो वो भी व्याख्या करना मत छोड़ना, कुछ करके ही आना है आपको। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ सादे पेज छोड़कर आएंगे तो एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ करके आएंगे तो 1 नंबर तो जरूर दे देगा ना आपको एग्जामिनर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा बच्चे जो बेहतर से किए रहते हैं उनका कॉपी बेहतर से चेक होता है, क्योंकि उनके अंक देखे जाते हैं कहाँ पर बच्चा गलत किया, अगर बहुत ज़्यादा बेहतर से किया है तो। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले गद्यांश पर। आपको तो एक ही गद्यांश करना था क्वेश्चन नंबर 21 पर, या इस वाले को करना था जब बोर्ड एग्जाम में करेंगे, बट हम सब तो अनसॉल्व को कर रहे हैं। हम सब दोनों कर ले तो बेहतर होगा। सही कह रहे हैं ना, तो दोनों कर लेते हैं। इस वाले गद्यांश को पढ़िए। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। समझिए, अपने से समझिए। ईर्ष्या से बचने का उपाय जो मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। क्या आपको पता नहीं है इसके लेखक कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है? नहीं पता है तो बहुत ही आसान है इसका। ईर्ष्या से ही आपको पता चल जाएगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से उसी पाठ से लिया गया है। और जो इसके रचयिता, इसके मतलब इसके लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। सोचिए, इतना बेहतर अगर आ जाए तो अगर आप नहीं करके आएंगे तो क्या करके आएंगे भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गद्यांश लिखेंगे। लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है, और गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करेंगे तीनों। ये जो है आपको 2 अंक देगा। ठीक है, ये भी आपका 2 अंक का है क्वेश्चन, ये भी आपका 2 अंक का है। तीनों क्वेश्चन को करेंगे, छोड़ेंगे एक क्वेश्चन को नहीं। ठीक है।
इस वाले गद्यांश को भी करेंगे। देखिए किस तरीके से हमने प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल दिए हैं और हिंट दे दिए हैं कि हम इस वाले गद्यांश को किए हैं। ठीक है, इसरिया से बचने के यहाँ से इतना लिख लिए, इसरिया से बचने डॉट 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 करके काम कर देगा, यहाँ लिख दिए हैं क्या पर काम कर देगा। समझ पा रहे हैं ना, हम समझ पा रहे हैं ना हम क्या लिखे हैं। ठीक है, समझ गए। पहले का उत्तर देते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले का उत्तर 21 नंबर का पहले का उत्तर संदर्भ लिख रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड को हाईलाइट करेंगे। में संकलित इसरिया तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, हमें पता है। ठीक है, लिख दिए। ये नहीं लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी हमें पता है, आपको लिखना है इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। समझ गए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। समझिए, लेखक इसरिया से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। लेखक जो इसरिया से बचने के लिए फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ने के लिए कहता है। ठीक है, यहाँ पर कहा ना, यहीं पर इसमें देखिए, जो व्यक्ति इसरियालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यानी इसी गद्यांश में ही आंसर होता है ये क्वेश्चन का। सिर्फ और सिर्फ एक का ही रेखांकित अंश का व्याख्या करना रहता है गद्यांश के। वो यही बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको क्या लिखना है, गद्यांश का व्याख्या कर रहे हैं, तीसरे का रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं। इधर जो है इधर जो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की हम व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाते हुए चलिएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम किए 21 का, यदि 21 का आप यहाँ 21 नंबर डाल सकते हैं। 21 नंबर डालिएगा, आप लिख लीजिएगा क्या 21 का तीसरे का उत्तर। ओके, तो 1 सेकेंड ध्यान दीजिए, 21 नंबर हमने डाला, तीसरे का उत्तर रेखांकित अंश का व्याख्या कर रहे हैं, गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या। ठीक है, 2 अंक आपको दिए जाएंगे इतना ज्यादा करने पे। बट आपको लिखना क्या है, लिख दिए लेखक इसरिया से बचने के उपाय को उजागर करते हुए कहते हैं, कहता है लिख दिए, कहते हैं लिखना चाहिए था, इज्जत देना चाहिए था ना, सम्मान। कहते हैं कि हमें अपने पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से दिया है, इसरिया से बचने का उपाय मानसिक रूप का अनुशासन है। इसी को किस तरीके से लिखे हैं, देखिए, लेखक इसरिया से बचने के उपाय को उजागर करते हुए कहते हैं कि हमें अपने पर नियंत्रण करना चाहिए। मन पर नियंत्रण करना ही मानसिक अनुशासन कहलाता है। ठीक है, इसरियालु व्यक्ति यदि अपने मन व मस्तिष्क को नियंत्रण करेगा तो वह निरर्थक बातों पर विचार करने की बुरी आदत से छुटकारा पा सकेगा। ठीक है, जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके विषय में सोचना व्यर्थ है। सही बात है, जो हमारे पास वस्तु नहीं उसके बारे में सोचना व्यर्थ ही है ना। जिसके मन में इसरिया का भाव जागृत हो गया है उसे यह जानना आवश्यक है कि किस संसाधना के अभाव के कारण उसके मन में इसरिया भाव उत्पन्न हुआ है। इसके पश्चात उसे उन अभावों की पूर्ति सकारात्मक तरीके से प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, इसको समझ गए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है व्याख्या कर देना रेखांकित अंश का। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो कुछ तो इतना याद ही कर सकते हैं, इतना याद कर लेंगे ना, इतना। उसके बाद इसी में से लिख दीजिएगा, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, जिनको अगर याद हो सकता है तो बेहतर है 2-3 बार पढ़ के बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद कर ले। ठीक है, और हमें ज़्यादातर पता है कि पेपर में जब बच्चे जाते हैं ना तो सब भूल जाते हैं, हमें पता है। तो कुछ पता होना चाहिए तभी आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा भूल जाना है, नहीं 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 नहीं, तब तो काम नहीं चल पाएगा भाई साहब, कुछ तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका गद्यांश का व्याख्या, उसका भी हो गया और सब आंसर हो गया। इसके तीनों का आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले गद्यांश का भी करा दिए, इस वाले गद्यांश का भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका भी तीनों का हो गया। ठीक है, अब आते हैं देखिए किस पर, पद्यांश पर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपको दिया जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी दूसरे तरीके से दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आप सबको, दिया रहेगा आपको निम्नलिखित, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखिए
निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जैसे आपका दो पद्यांश दिया हुआ है, सही है ना, एक पद्यांश दो पद्यांश, वो तो इसके पहले वाला गद्यांश था, ये पद्यांश है, ठीक है, समझ गए। इसमें कवि होते हैं, उसमें लेखक होते हैं, इसमें कवि होते हैं पद्यांश में, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये पद्यांश या इसको करिए या इसको करिए, हम तो अनसॉल्व को कर रहे हैं, हम तो दोनों को ही करेंगे, तभी तो आप सबके लिए बेहतर होगा, सही है ना, हम दोनों को ही करेंगे तभी तो आप सबके लिए बेहतर होगा। 22 को भी करेंगे, 22 के क वाले को और ख वाले, ये क ख उसमें नहीं देता भाई साहब, बोर्ड एग्जाम में जब पेपर आता है डायरेक्ट एक पद्यांश दे देगा, 3 क्वेश्चन दे देगा, अथवा करके फिर एक पद्यांश दे देगा, 3 क्वेश्चन दे देगा, कहेगा उनमें से एक ही करना है तो किसी एक को कर दीजिए। अब हम करते हैं पहले इसको, पहले पढ़ लीजिए इसको, इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक से पढ़ लीजिए। अभिगत गति कछहु कहत न आवे, जय गुंग मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुंजात जुगति बिन निरालंब कीत धावे, सब विध अगम विचारहीन तातय सूर सगुन पद गावे। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उसके बाद अगम आलोचर से क्या तात्पर्य उसको लिखना है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बहुत ही बेहतर, ठीक है। तो जो है आपका पहले इसको करेंगे, यानी इसका पद्यांश किस पार्ट से लिया गया है इसको यह लिखेंगे, और इसके जो लेखक हैं कवि हैं, इसके लेखक नहीं इसके कवि हैं, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा बोलते बोलते थक चुके हैं, थोड़ा जो है आराम कर लें, अभी बोल रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको हम करेंगे अभी 2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं, बट कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, ऐसे बोल कर ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, मैथ तो है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। आपको हम कहते प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालिएगा, उसके बाद जो हिंट दे दीजिएगा इस गद्यांश को कर रहे हैं। देखिए हमने लिख दिया अभिगत गति डॉट 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 करके सगुन पद गावे, क्या गलत लिखे हैं, नहीं सही, सगुन पद गावे, लास्ट तक यहाँ तक हो गया। मतलब एग्जामिनर जो है समझ जाएगा भाई साहब बच्चे ने इस गद्यांश को क्या है, पद्यांश है ना, सॉरी ये हमारा पद्यांश है, ठीक है। किस पद्यांश को बच्चे ने किया है वो समझ जाएंगे एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अभिगत वाला का देखिए किस पार्ट से लिया गया है, ये जो है पद पार्ट से लिया गया है, इसके जो रचनाकार सूरदास जी हैं। तो किस तरीके से लिखे हैं, देखिए संदर्भ लिखे हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नहीं लिखे का, यहाँ पर के लिखना चाहिए ना, हिंदी के काव्य खंड, यहाँ पर के लिख देते हैं, भूल गए हैं, हिंदी के काव्य खंड को हाईलाइट कर लेना है। ये पद्यांश जो है काव्य खंड से ही लिखा जाता है, काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचनाकार जो है महाकवि सूरदास जी हैं। ये पद से यानी पद शीर्षक से लिखे थे, इसमें पाठ मत लिखिएगा, अगर पाठ भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर शीर्षक ही लिखते हैं। पद शीर्षक से लिया गया, इसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। कौन है, महाकवि सूरदास। इस पद्यांश का हमने संदर्भ कर लिया, 2 अंक तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना, अगम आलोचर से क्या तात्पर्य है उसको लिख दे रहा है। जब तक इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा नहीं जा सकता तथा जिसको आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, अर्थात जो इंद्रियों से परे है, उसे अगम आलोचर कहते हैं। इतना कर देंगे तो आपको तुरंत इसमें आपको क्या मिल जाएगा, 2 अंक मिल जाएगा। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, क्या अगम आलोचर से क्या तात्पर्य है, जिस तक इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा नहीं जा सकता, जिस तक इंद्रियों के माध्यम तक पहुंचा नहीं जा सकता तथा जिसको आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, अर्थात जो इंद्रियों के परे हैं
उसे अगम आलोचक कहते हैं। समझ गए आप सब? कोई तो दिक्कत तो नहीं है ना, समझ गए होंगे। अब इसका व्याख्या कर लेते हैं रेखांकित अंश का। अब रेखांकित अंश कौन सा है भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए भाई साहब, जो आपका रेखांकित है, क्या रेखांकित 2 लाइन किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसी का व्याख्या करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो व्याख्या करते हैं हम सब। देखिए जितना रेखांकित है उसको ही व्याख्या कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 था, यहाँ पर 22 डाल सकते हैं अगर अलग पेज पर लिख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा हमने डाल दिया। अब देखिए क्या किए, लिख दिए रेखांकित अंश का व्याख्या। सूरदास, हमें कवि का पता जब चल गया कौन से कवि लिखे हैं तो उनका नाम लिख दिए। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछऊ न कहत आवे, मतलब इसका निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा नहीं जा सकता। क्या निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहा नहीं जा सकता। उसके बाद ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अनंतर्गत ही भावे, अंदर मतलब मन के अंदर ही भावे, मतलब जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद को मन में ही अनुभव करता है। इसका इतना जो है, जो गूंगे मीठे फल को रस का अंतर्गत ही भाव है, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद को मन में अनुभव करता है। ठीक है, ये हो गया आपका इसका रेखांकित अंश का व्याख्या समाप्त। ये एक पद्यांश आपका समाप्त है। और ये हो गया पद्यांश का अंश की व्याख्या। ये जो हम कर लिए ये भी इसमें 2 अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अथवा करके एक और है, बहुत ही बेहतर ये भी है, तो यह इसको भी कर लेते हैं। क्या है, चल अंचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चिंतवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पास। इसको कर लेते हैं। ये भी आपका संदर्भ लिखेंगे, पहले 2 अंक दिया जाएगा। तो संदर्भ लिखते हैं, इसको पढ़ लिए बेहतर से ना, तो पढ़ लीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22 नहीं हमने डाला है, वैसे ही डाल दिए प्रश्न नंबर 22। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चल अंचल में डॉट डॉट करके घन के पास हमने हिंट दे दिया एग्जामिनर को, इस वाले गद्यांश को कर रहे हैं। पहले का उत्तर, ठीक है। संदर्भ हमने लिखा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में, हिंदी के नहीं हिंदी के लिखना चाहिए, हिंदी काव्य खंड में, तो ऐसे भी सही है, हिंदी काव्य खंड में संकलित हिमालय एवं वर्षा सुंदरी के प्रति, यहाँ पर जो है गलती हो गया था इसलिए यहाँ पर लिख लिए काव्य खंड में हिमालय से एवं वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, समझ गए, ये पाठ का नाम है पूरा, ये शीर्षक से लिया गया है। इसके रचनाकार कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। चल अंचल में झर झर झरते पथ, दीपक जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चिंतन विलास, रूपसी तेरा घन के पास। ठीक है, ये जो है पद्यांश का हो गया संदर्भ। अब क्या करेंगे, अब कहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर कह दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 अंक दिया जाएगा इस पर भी। तो हम क्या करते हैं, रेखांकित अंश की भाई साहब व्याख्या कर लेते हैं। दूसरे का उत्तर डालें, रेखांकित अंश की व्याख्या। कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं, देखिए ये यही है ना, दीपक देता बार बार, दीपक से देता बार बार, तो क्या हमने लिखे हैं, बादलों, कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बादलों में चमकती बिजली तुम्हारी उज्ज्वल दृष्टि है। क्या कहा है, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चिंतन विलास। इसका जो रेखांकित अंश का व्याख्या क्या है, बादल में चमकती बिजली तुम्हारी उज्ज्वल दृष्टि है, जब तुम अपनी सुंदर दृष्टि किसी पर डालते हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से ना, याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और इसको तैयार कर लीजिएगा 4-5 बार पढ़ के, जितना बार इसको PDF जब रखे रहेंगे ना तभी आप सबके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, इसी के ये भी 2 अंक का है। इसका जो है तीसरा क्या, उपर्युक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस और अलंकार का नाम लिखिए। तो ये भी इधर कहीं पर लिखे हुए हैं, रस और अलंकार का, हमको याद है। हाँ ठीक है,
पद्यांश के रस जो है श्रृंगार है, अलंकार जो है रूपक अलंकार है। तीसरे का उत्तर हो गया। 21वें क्या 22वें का रहा, 22वां जो पद्यांश था उसके तीसरे का, वो जो कवित्री महादेवी वर्मा का था। अब प्रश्न नंबर हम 23 पर आते हैं। ठीक है, हमने तो आराम किया ही नहीं, 2 मिनट बोले थे, नहीं किए, गला भी दुख रहा है, पानी पीने क्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। दिए गए संस्कृत, ओहो दिखाई नहीं दे रहा आप सबको, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ लिखना है और अनुवाद भी करना है भाई साहब। क्या विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एव, इसको पढ़ लीजिएगा खूब बेहतर से। ठीक है, हम आपको दे देंगे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इस वाले के तो हमने कराया है, किसमें, सेट 1 में करवाया है। ये जो दिया हुआ है भाई साहब आपका, ये आपका दिया हुआ है सेट 1 में, इसको हम करवाएं। एकदा बहवो जन्म धुनियानम, ये एक समय का जो रेलगाड़ी है उसमें कुछ गांव के लोग और कुछ शहर के लोग जा रहे थे, यही वाला कहानी है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, वो तो समझते हैं, आपको करवाएं। ये विश्वष्ट सृष्टा ईश्वर ये पूरा पढ़ लीजिए। भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत में एक चैप्टर है, तो इसका प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना लिख लेंगे ना, और इतना हिंट हमने दे दिया। इस वाली को कर रहे हैं, दो पर यहाँ पर 2 दिया है ना, 2 का हिंदी में देखिए, कहा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का या इसको का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब इसका संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद भी करना है। ठीक है, तो हम इसी वाले को कर रहे हैं। इसको तो हम सेट 1 में किए हैं, सेट 1 में भी ये वाला दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिए। और ये भी आपका बेहतर क्वेश्चन है, तैयार हो जाएगा तो बेहतर है। तो इसका देखिए, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। अब लिया गया, बस यही इतना ही लिखना है, इसमें नहीं रचयिता लेखक कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब आते हैं क्या, इसका जो है हिंदी अनुवाद करते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी अनुवाद बहुत ही बेहतर तरीके से आपका किया गया है। उसी का है, किसका, उसी का है क्वेश्चन नंबर किसका, 23 का। ठीक है, जो लिखे थे, विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृत का मूल है। विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, मतलब जो कहा है विश्वष्ट सृष्टा ईश्वर एक एव इति, मतलब इसका कि विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृत का एक मूल है। क्या विभिन्न मतों के अनुयायी विविध प्रकार के नामों से ही एक ईश्वर का भजन करते हैं। विभिन्न मतों के अनुयायी जो है विविध प्रकार के नामों से ही एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों में समान भाव हमारी संस्कृत का संदेश है। ठीक है, याद हो जाएगा नहीं, इसको समझ लेना पड़ेगा, याद तो होगा नहीं, सबको 3 4 5 बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, तो करके आ जाएंगे। ठीक है, हिंदी अनुवाद को करना अनिवार्य होता है। ठीक है, आपको संदर्भ लिखने का 2 अंक दे दिया जाता है और अनुवाद करने का 3 अंक दे दिया जाता है। टोटल 5 अंक का यह प्रश्न होता है भाई साहब। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो 5 अंक छूटेगा, इतना समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसका जो विशेष क्या है, क्या था आपका, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एव इत भारतीय संस्कृति मूलम। ठीक है, विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न, आगे भी पढ़ लीजिएगा बेहतर से। और इसको देखिए, इस पीडीएफ नहीं रहेगा तो भाई साहब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी बातों को मान लीजिएगा। पीडीएफ दे रहे हैं, ले लीजिएगा। और ये वाला तो हम करवा दिए हैं सेट 1 में, और क्वेश्चन नंबर 24 को अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, यहीं पर जो है आपका समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अब जो आपका आगे दिया जाएगा सेट 2 के पार्ट 2 में दिया जाएगा। ठीक है, सेट 2 के पार्ट 2 में दिया जाएगा।
अब हम आपको बताते हैं, ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि आप सब समझे बेहतर से, ठीक है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ग्रुप में आपको ज्वाइन कैसे होना है भाई साहब। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन है उनको ज्वाइन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पीडीएफ नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे जो है तैयार नहीं कर सकते, जो भी है सो तैयार नहीं कर सकते। तो व्हाट्सअप नंबर एक बार लिख दें अपना, ताकि बेहतर रहेगा, ठीक है। ये हो गया, सही है। व्हाट्सअप नंबर ये हमारा, इस पर लिख देना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है सर पीडीएफ चाहिए, हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको जो है जैसे इतना कहेंगे सर हमको पीडीएफ चाहिए, हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्कैनर, स्कैनर दिया जाएगा, ठीक है। स्कैनर दिया जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ कहा जाएगा मात्र सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये पेमेंट करके हमारी अगर आप मदद कर देंगे ना, तो आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगी। और ये भी जान लीजिए, आज हम यूट्यूब पर बच्चों की बेहतर से तैयारी नहीं करवा पाते, बट बहुत से बच्चे जो है 99 रुपये देकर हमसे जुड़े हुए हैं, जिससे हमारी कुछ आर्थिक मदद हुई है। तो अब उनके लिए हम जो है पूरा पूरा दिन पढ़ा रहे हैं, एक दिन में कई कई वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। उनके सहयोग के कारण आप लोग भी देख रहे हैं, बट आप लोग को पीडीएफ नहीं मिल रहा है। तो पीडीएफ नहीं मिल रहा तो किसी काम का नहीं है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिलेगा, रिवीजन नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाएगा भाई साहब, उस समय ज्वाइन होंगे क्या ही फायदा। जब 4-5 दिन पेपर रह जाएगा तब ज्वाइन होने का क्या ही फायदा, आप ही बताइए। अभी से जो बच्चा ज्वाइन हो जा रहा है ना, उसके लिए बहुत बेहतर है, 2 महीने का टाइम है, सभी पीडीएफ रिवीजन नहीं 3 बार कर लेंगे, 4 बार कर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आज जिस दिन हम वीडियो नहीं देते हैं उस दिन बच्चे हमारे रिवीजन ही करते तो हैं। तो जो बच्चे ग्रुप से नहीं ज्वाइन है तुरंत ज्वाइन हो जाइए। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी का नहीं पीडीएफ दिया जा रहा है 99 रुपए में, मैथ का भी जो भी पढ़ाया जाता है, यानी अवतार क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जा रहा है। आप सबको पता है कि नहीं? एम के स्टडी क्लासेज पर ही सिर्फ ऐसा हो रहा है, किसी क्लास पे किसी जो है यूट्यूब चैनल पर अवतार क्वेश्चन बैंक को कोई सॉल्यूशन नहीं करवा सकता, राजीव प्रकाशन जी के बुक के कोई सॉल्यूशन नहीं करवा सकता, अवतार के साइंस को कोई सॉल्यूशन नहीं करवा सकता, इतनी तैयारी नहीं हो करा सकता कोई भी, वन शॉट देकर चला जाएगा कोई भी। इस चैनल के माध्यम से करेंगे तो सिलेबस के अनुसार कराया जाएगा, सबसे बेहतर कराया जाएगा, और आप सब पढ़ कर जाएंगे तो पास होकर आएंगे। 100 में 100% हम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई धोखाधड़ी इस चैनल पर नहीं हो सकता, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। नहीं पढ़ाना रहेगा तो बोल देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आप नहीं पढ़ाएं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हमारी 99 रुपए से ही मदद कर दिए हैं, हमारी कुछ तो मदद हो गई है, कहीं तो इधर उधर काम तो कम से नहीं हमारा जो रिचार्ज का हो जाता है, कम से कम कुछ भी बच्चे जुड़ते हैं तो कॉपी का हो जाता है, पेन का हो जाता है, कम से कम आपके ही खर्चे को हमने संभाल लिया जब से 99 रुपए आप सब दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनको तो पीडीएफ दिया जा रहा है, और पीडीएफ एक तरीके से दिया जा रहा है, वैसे ही नहीं सब पीडीएफ एक ही में ठूसते जा रहे हैं, कुछ नहीं, इस तरीके से नहीं दिया जा रहा है। आपका अलग अलग चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल। अब देखिए इसका अनसॉल्व का, हिंदी के अनसॉल्व का अलग चैनल बना हुआ है, उस पर सिर्फ आपका हिंदी के अनसॉल्व का ही पीडीएफ जाता है, और मैथ के अनसॉल्व का अलग पीडीएफ बना हुआ है, उस पर अलग चैनल बना हुआ है व्हाट्सएप चैनल, उस पर अलग जाता है। राजीव प्रकाशन जी का अलग बना हुआ उस पर अलग जाता है, और जो है अवतार क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हो रहा है उसका अलग बना हुआ उसका अलग जाता है। भाई साहब बिल्कुल एक बार जब ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे ना, सब समझ जाएंगे किस लेवल से इस चैनल पर तैयारी हो रही है, ठीक है। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लास्ट में ही हम करने वाले थे कि हम कहे थे ना लास्ट में बताएंगे ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है। तो आप सब जो वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
कर दीजिए, कर देंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताइए, कर देंगे ना। और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो एक लाइक जरूर करके जाइए मेरा सपोर्ट करने के लिए। आप सब बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो पर आते तो जरूर है बट सपोर्ट तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं है, बट अगर आप सब सपोर्ट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। मगर बहुत से बच्चे जो हमारी बहुत ही सपोर्ट करते हैं, हम देखते हैं उन सब बच्चों को, ठीक है। यहीं से हमें पता है कौन से बच्चे सपोर्ट करते हैं। और जिन बच्चों को ग्रुप में ज्वाइन है उनको प्राइवेट वीडियो भी दिया जाता है भाई साहब। जो राजीव प्रकाशन जी के बुक का जो सोल्यूशन कुछ बचा हुआ था वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आपको जो ग्रुप में ही दिया जा रहा है। ओके, अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो हिंदी के जो है सेट 2 के या जो है अब तो चल रहा है यूट्यूब पर जो है अवतार क्वेश्चन बैंक का भी सोल्यूशन, उसको करा लेंगे। तो इसको अब इसका सेट 2 लाने ही वाले हैं, 1 से 2 दिन लगेगा, ठीक है। इसका सेट 2 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या सेट टू सॉरी पार्ट 2 आ जाएगा, सेट 2 का पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें हम खत्म कर देंगे, इसको पूरा कंप्लीट ही खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेट 3 हमको करना रहेगा। इसमें जो है सेट 2 का पार्ट 1 समझ लीजिए ये वीडियो है। और हम सब ने क्वेश्चन 23 तक कर लिया, क्वेश्चन 24 से अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। समझ गए आप सबको कैसे ज्वाइन होना होगा होना। और बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो नहीं चलाते कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप करवा देंगे और कहेंगे जो पेमेंट किए स्क्रीनशॉट लेकर हमको दे दीजिए, तो आपको दे देंगे। वो आपको अगर आपको मिल जाएगा तो हमारे पास हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट उसका, ठीक है। और क्या भेज दीजिएगा, और जिस नंबर से आपको ज्वाइन होना रहेगा उस नंबर को भेज दीजिएगा, ठीक है। जिस नंबर से आपको ज्वाइन होना रहेगा उस नंबर को भेज दीजिएगा, तुरंत आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दिए जाएंगे। और सभी जो है व्हाट्सएप चैनल आपको तुरंत मिलने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही ग्रुप से ज्वाइन होंगे, ग्रुप में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहीं पर बता दे रहे हैं, सब आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलता है। और वही व्हाट्सएप चैनल सब प्राइवेट हैं, जो बच्चे पैसा पेड किए हैं उनको दिया जा रहा है भाई साहब। तो कुछ आपकी मदद जो है आपको जो है बेहतर सलाह पर ले जाएगा और बेहतर रास्ते पर ले जाएगा अगर आप कुछ मदद करते हैं। बिल्कुल फ्री में बहुत से बच्चे हैं कहते हैं, बट 99 रुपये कुछ बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, सबके लिए बेहतर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। ओके, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ही बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके।